नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया बोल रहा है कि भारत अब पश्चिमी ताकतों के आगे नतमस्तक नहीं होता है, सरेंडर नहीं करता है, दबाव में नहीं आता है। और यही बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बोल रहे हैं। और यही खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ मोदी और पुतिन की मजबूत दोस्ती और दूसरी तरफ अमेरिका की बढ़ती बेचैनी। ट्रंप क्यों परेशान है? अमेरिका की बेचैनी क्यों है? क्योंकि भारत और रूस पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को तेजी से बढ़ाने का फैसला कर चुका है। और यहीं अमेरिका की रणनीति कमजोर हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर एडवांस एयर डिफेंस, S-500, Su-57 फाइटर जेट और रॉकेट इंजन जैसी डीलों की चर्चा ने अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा दिया है। यानी जो दबाव अमेरिका भारत पर लगाना चाहता था, वो प्रेशर अब अमेरिका फील कर रहा है। उधर भारत और पुतिन अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाते दिख रहे हैं। दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रक्षा, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर और प्रगाढ़ होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और ट्रंप को यह देखकर जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा, वो असहज होंगे, क्योंकि पावर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बेशक इसमें अभी और वक्त लगना है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका को टेंट कर रहे हैं, कि बात पूरी दुनिया जानती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या ग्लोबल पावर बैलेंस में पश्चिमी देशों का एकाधिकार खत्म हो रहा है और भारत और रूस की दोस्ती और भारत का फैसला सबसे बड़ी नजीर है। आखिर अमेरिका क्यों बेचैन है? मोदी पुतिन की मुलाकात और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी रही कि भारत और रूस के बीच अब की बार क्या नया होने वाला है, क्योंकि भारत ऑलरेडी रूस से बड़ी मात्रा में हथियार लेता है। रूस अब भारत को क्या दे सकता है और भारत रूस तक क्या पहुंचा सकता है? जहां एक तरफ मोदी पुतिन की केमिस्ट्री और दोनों के बीच की रणनीतिक निकटता चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो इस दौड़ में खाली हाथ रह गए हैं। मोदी पुतिन मुलाकात में कौन कौन सी डील चर्चा में है, किन रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं पर मुहर लगी है, इससे भारत की ताकत, सुरक्षा और तकनीक पर क्या असर होगा, पहले ये जानिए। उसके बाद बात करेंगे पश्चिमी देशों की, यानी कि वेस्ट की, खासकर अमेरिका की। सबसे पहले बात डिफेंस पावर की। भारत और रूस के बीच जिन डीलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, उसमें S-400 सिस्टम, जिसकी कुछ यूनिट भारत को पहले ही मिल चुकी है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, अगली पीढ़ी की मिसाइल डिफेंस क्षमता, Su-57 स्टेल्थ फाइटर, रूस का 5th जनरेशन कॉम्बैट जेट, इस पर चर्चा हुई है। न्यूक्लियर सबमरीन डील, भारत की समुद्री सुरक्षा का गेम चेंजर, RD-191 रॉकेट इंजन, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को अगले स्तर पर ले जाने वाली तकनीक। ये वो समझौते हैं जो भारत की आकाश, जल और अंतरिक्ष तीनों क्षेत्रों को सुदृढ़ करेंगे, सुरक्षित करेंगे और ताकत भी बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत को मिलने जा रही है नई न्यूक्लियर सबमरीन? क्या भारत को रूस से एक नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक सबमरीन लीज पर मिलने जा रही है? रिपोर्ट्स कहती है कि भारत 10 साल के लिए रूस से न्यूक्लियर चलित हमलावर पनडुब्बी ले सकता है, जिससे हिंद महासागर से लेकर गहरे समुद्री रणनीतिक इलाकों में भारत की मौजूदगी और भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, भारत की अंडर वाटर स्ट्राइक क्षमता को नई धार देने वाला कदम माना जा रहा है। और चर्चा यह भी है कि RD-191M इंजन भारत को दिया जाएगा। यह एक रॉकेट इंजन है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी 100% है। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। LVM-3 रॉकेट में से लगाया जाएगा। GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन तक हो जाएगा। 2.5 से 3 टन ज्यादा वजन अंतरिक्ष में हम ले जा पाएंगे। मिशन गगनयान के लिए एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। S-500 दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में से एक है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भी अगर कोई थ्रेट है तो स्पेस थ्रेट को भी डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यह सब हुआ किस माहौल में? अगर कोई आम दिन होता, बहुत नॉर्मल टाइम चल रहा होता, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी उथल पुथल वाली नहीं होती,
तो कहते ठीक है, भारत रूस की दोस्ती अच्छी है, दोनों देशों के टाइज बढ़ रहे हैं। ये टाइज उस स्थिति में बढ़ रहे हैं जब जियो पॉलिटिकल सिनारियो में भारत के ऊपर 50% टैरिफ का जोर लगाया गया कि भारत रूस के करीब ना जाए और रूस भारत के करीब ना आए। डोनाल्ड ट्रंप ने हर कोशिश की कि भारत रूस से दूर रहे, भारत अपनी एनर्जी सेक्टर की कहीं और से अपनी जरूरतें पूरी करे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी बता दिया। लेकिन मोदी और पुतिन की मुलाकात से जो गर्माहट दिखी, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है और अभी तक कोई रिएक्शन खासतौर पर वॉशिंगटन से नहीं मिला है। इंतजार किया जा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा तेज है कि इस समय जब रूस को भारत को बड़े पैमाने पर रक्षा और तकनीक सहयोग दे रहा है, तो क्या अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप, भारत को लेकर अपनी कूटनीतिक पकड़ कमजोर कर रहे हैं? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? क्योंकि भारत ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत रूस की डील आगे बढ़ती है तो भारत की समुद्री शक्ति, वायु शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति में जबरदस्त उछाल आ सकता है और वैश्विक स्तर पर संकेत माना जा रहा है कि अपनी रणनीतिक साझेदारियों को भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ा रहा है, अपने रिलेशंस को, अपनी विदेश नीति को। मोदी और पुतिन के बीच इस मुलाकात ने भारत की सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत किया है और एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जबकि दुनिया देख रही है कि कौन हाथ भर रहा है और किसके हाथ खाली रह गए हैं। ये तो बात सिर्फ डिफेंस की हुई, लेकिन डिफेंस के अलावा भी बाकी क्षेत्रों में देखेंगे, चाहे वो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के क्षेत्र में हो, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे वो कोयला मंगाने के मामले में हो, गैस और कच्चा तेल मंगाने के मामले में हो। पुतिन ने साफ कहा कि हम भारत को हर जरूरत से निर्बाध आपूर्ति जारी रखेंगे, चाहे वो कच्चे तेल का हो या फिर कोयले का हो। तो क्या ये मैसेज है कि विश्व की कूटनीति पर एकाधिकार समझने वाला अमेरिका, उसका टाइम ओवर हो रहा है? क्या इसकी शुरुआत हो गई है? बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एस के दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा दिन भर किस तरह से चीजें चली हैं, किस तरह के बयान आए हैं, चाहे वो पुतिन की तरफ से रहे हो, पीएम मोदी की तरफ से रहे हो। पूरा जो जेस्चर था वो एक तरह से कंप्लीट फ्रेंडली जेस्चर में दोनों देश बहुत ही कंफर्टेबल नजर आए हैं नई दिल्ली में। कहीं से नहीं लग रहा था कि रशिया पर किसी तरह का सैंक्शन है या प्रेशर है, भारत पर 50% का टैरिफ है, भारत कोई डेड इकोनॉमी है, या भारत के ऊपर जिस तरह से एलिगेशन लगते रहे। बाकी ये पॉइंट्स पर मैं नहीं जाना चाह रहा, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा फिर। जी विवेक कैसे जी, देखा जाए? विवेक जी, आज जो विजुअल सामने आए, जिस तरीके के तस्वीरें सामने आई, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बॉनहॉमी डे वन से दिखी, कल से दिखी, और आज पूरे दिन हमने ये लगातार देखा कि किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे के साथ उनका जो कंफर्ट लेवल, एक जो मैच्योरिटी, आपसी परस्पर जो सम्मान और आपसी जो उनके प्रति जो एक दूसरे के प्रति जो एक स्नेह का भी जो भाव दिखा, वो सब कुछ इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाहे कितना भी भारत और रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज प्रेशर क्यों न डाल लें, कितने भी पुल्स एंड प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव इत्यादि करने की कोशिश क्यों न करें, भारत और रशिया की ये जो स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अटूट है, वो अटल है, वो समय की कसौटी पर खरे हुए उतरे हुए संबंध है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इस बात को रेखांकित किया कि ये जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे जैसी है, और जैसे कि दुनिया में है कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, वातावरण में कितने भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, जो तारा है, जो स्टार है, वो तो स्टार ही रहता है, और ध्रुव तारे का तो क्या कहना, वो तो एक सुपर स्टार है। और उसी तरीके से जो भारत की जो और रशिया की जो दोस्ती है वो उसी ध्रुव तारे के समान है।
तो ये जो पूरा जो विजिट हुई है विवेक जी, इसके जिस जो आउटकम्स अभी दिखाई देते हैं, 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अनेक जो डिफेंस से संबंधित जो डील्स है उसके बारे में जो बातचीत हुई है। और आप जानते हैं कि डिफेंस की जो डील्स होती हैं उसकी बातचीत की जो प्रक्रिया होती है एक लंबी होती है। ऑनगोइंग प्रोसेस में ये चीजें भी डिस्कस की गई हैं। और चाहे वो S-400 हो, S-500 हो और Su-57 हो, जरूर इसके बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए ये जो बातचीत है वो जरूर की गई है, मेरा ऐसा मानना है। और भारत और रशिया के बीच के संबंधों में मैं एक चीज अवश्य आप सभी ने नोटिस की होगी, हमारे सभी पैनलिस्ट ने नोटिस की होगी, पूरे राष्ट्र ने नोटिस की होगी कि इसमें एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी दिखाई देता है। और ये जो संबंध है ये जैसे कि हम जानते हैं कि समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध है। तो इसमें जो कंफर्ट लेवल, मेच्योरिटी, आपसी जो विश्वास, ये इसके सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। और यही कारण है कि इस दोस्ती पर कोई भी दबाव कभी भी काम नहीं करेगा। दूसरा, ये जो विजिट हुई है उससे भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को विशेष रूप से और यूरोपियन कैपिटल्स को भी ये मैसेज दे दिया है कि भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करेगा। और भारत के जो ऑयल के बारे में भी जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम ऑयल की सप्लाई जारी रखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए अपने राष्ट्र के हित में और हमारी जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ऑयल से संबंधित जो निर्णय है भारत स्वयं लेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत रशिया से ऑयल का जो इंपोर्ट है वो लगातार करता रहेगा। उसी के साथ साथ अन्य जो सेक्टर्स हैं उसमें भी जो रशिया और भारत का जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। और ये जो विजन 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि जिसमें कि दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो लक्ष्य है हमें 2030 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है और मेरा भी ऐसा मानना है, मैंने भी इस बात को कहा है लगातार कि ये 2-3 वर्षों के अंदर ही पूरा हो सकता है। और 2030 तक तो मेरा मानना है विवेक जी कि ये $150 बिलियन तक भी अगर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की प्रगति पिछले 4 वर्षों में हुई है, 2022 में अगर आप देखिए तो ये अबाउट $10 बिलियन था और ये 2025 में अभी ये $68 बिलियन है। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जरूर रशिया के हेविली फेवर में है, लेकिन रशिया एक वॉर टाइम में भी है, ये हम जानते हैं। और भारत एक मित्र की तरीके से वॉर टाइम में जो राष्ट्र है, जो मित्र राष्ट्र है, उसको भारत ने बड़ी मदद दी है। लेकिन इवन की इन पीस टाइम में भी जो भारत और रशिया के बीच में जो कमर्शियल टाइज में अपार संभावनाएं हैं, अनटैप पोटेंशियल्स है, जो कि दोनों राष्ट्र अब उसको टैप करेंगे। और ये जो 100 बिलियन का जो आंकड़ा है वो मेरा मानना है कि हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। तो ये इसके आउटकम्स बहुत ही सकारात्मक हैं, बहुत ही फ्रूटफुल, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव। और वेस्ट थोड़ा टेंशन में लग रहा है इससे, मुझे लगता है कि वेस्ट जो है वो थोड़ा सा टेंशन में। कौल साहब जुड़ गए हैं, धीरज कौल यूएस से इस वक्त लाइव हमारे साथ, अमेरिका से लाइव हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौल साहब आपका भी स्वागत है। कौल साहब भी टेंशन में दिख रहे हैं कि अब भारत अमेरिका तो नहीं, कम से कम ट्रंप और मोदी के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसका क्या होगा, उसमें क्या इंपैक्ट आएगा। और अभी नेल बाइटिंग सिचुएशन में थे वो। कौल साहब परेशान है लग रहा है थोड़ा सा, क्या वेस्ट भी परेशान है क्या? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए नेल बाइटिंग वो हमारा, बिकॉज आई वर्क विद द फाइनेंशियल सेक्टर, तो एक कंपनी का आई हैड टू सेंड एन ईमेल एज आई एम टॉकिंग टू यू, जस्ट फिनिश्ड इट, सो इट्स अ टाइम सेंसिटिव थिंग। लेकिन पहली बात तो मैंने आप ही के शो पे आई थिंक फ्यू डेज अगो हमने इस पे बात की थी कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव विजिट होगी। S-400, S-500 defense systems. S-500 is the need of the hour. S-400 is not gonna give you a shield for anti-satellite and intercontinental ballistic missiles. So S-500 की बात भी आपने देखा अब हो रही है, तो which is a very positive thing. और कुछ ऐसे बिंदुज हैं जिसपे हमने पहले बात की थी, जिसमें से हमने हेल्थ केयर पे बात की, एग्री प्रोडक्ट्स पे बात की, जो इंडिया रशिया के बीच में टाई हो सकते हैं। और संजीव जी ने अभी बात करी, वही एग्जैक्ट पॉइंट हम भी बात कर रहे हैं काफी देर से, कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो एनर्जी की वजह से है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आपको थोड़ा सा, इसमें दिन भर ये चर्चा हुई हमारे बीच में, आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक लाना चाहता हूं। पुतिन ने कहा कि आज का भारत, स्पेशली पीएम मोदी, किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो किसी का प्रेशर नहीं लेता है और वो अपने हिसाब से, अपने 140 करोड़ लोगों के हिसाब से फैसले करते हैं। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए यही, और वो कार भी आपने देखी होगी जिस कार में रिसीव करने के लिए गए थे पीएम मोदी, व्हाइट कलर की
एशियन सही कार बात। थी वो, किस ब्रांड की थी वो थोड़े से ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो ना तो यूरोपियन मैंने ले कार थी लिया। और ना ही अमेरिकन कार थी वो। करेक्ट, 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 प्रॉब्ली मेड इन इंडिया। तो नहीं नहीं, मेड इन, हाँ। मे बी मेड इन इंडिया हो सकता है या मेड इन इंडिया ही हो वो, लेकिन हम्म। कंपनी एशियन थी, कंपनी इंडिया की नहीं थी। हाँ, इंपॉर्टेंट लेकिन जो it could मैं have been- आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो जेस्चर्स निकलकर सामने आए, जो जवाब कूटनीतिक नजरिए से दिया गया है, ये जितना चैप्टर चला है पिछले 6 महीने में, पिछले 24 घंटे में मुझे लगता है एक एक का जवाब दे दिया गया है। देखिए, सेम एग्जैक्ट थिंग विच वी स्पोक कि एक जेस्चरल पोस्ट भी है। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव किया टू शो इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट टू रशिया। इस पे बहुत प्रेशर हमने डिस्कस किया कि चाइना चाइना रशिया का जो सपोर्ट था उस पे टैरिफ्स काम नहीं किए, भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25 टैरिफ है जो अब मुझे लगता है वॉर रुकने के बाद हट जाएगा। लेकिन पुतिन इज नॉट कॉर्नर्ड, ये क्लियर संकेत है वर्ल्ड को कि पुतिन के अभी भी बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड दे आर नॉट थ्रेटन्ड थ्रू एनी टैरिफ। सो ये तो क्लियर सिग्नलिंग है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव नोट पे ये बात करना चाहूंगा, भारत के लिए एक बहुत बड़ा, ये मैंने पहले ही बताया था, एक पैकेज लेकर आएगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज रशिया में इमेंस है। ये मत भूलिए कि दुनिया भर का सबसे बड़ा लैंड मास रशिया के पास है, सबसे रिच मिनरल रिसोर्सेज रशिया के पास हैं। वर्ल्ड 2.0 में जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उसमें रशिया को डेवलप को लोगों की जरूरत है, स्किल्ड एंड माइल्डली स्किल्ड लेबर दोनों की जरूरत है, और उसको टैप करने के मैन पावर रशिया के पास इस टाइम बहुत कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वॉर एफर्ट्स। अराउंड मिलियन पीपल हैव लॉस्ट लाइफ और लिम्ब डिपेंडिंग हु यू लिसन टू। तो रशिया की नीड ऑफ द आवर है, जो रशिया का एक बहुत अच्छा मित्र भारत उसे सपोर्ट कर रहा है। और एक और पॉइंट शायद नहीं हो पाया होगा डिस्कस लास्ट टाइम भी, आर्कटिक। भारत का आर्कटिक में कोई इस टाइम अप्रोच नहीं है, तो रशिया अगर भारत के लिए आर्कटिक खोलेगा तो ट्रेड राउट्स वहां पे बहुत, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ेंगे और वहां बहुत ही रिच खनिज पदार्थ हैं। और रशिया एक बहुत बड़े एरिया आर्कटिक को ऑक्यूपाई रखता है। ये मैं तो ठीक है, मैं आपकी ये बात समझ गया। आप रशिया इंडिया टाइज पर बात कर रहे हैं, मैं फिर से साउथ वर्सेस वेस्ट पे जाना चाह रहा हूं। मैं इस पर आपका टेक लूंगा, एक बार जल्दी से एसके दत्ता साहब का भी इस पर जवाब ले लेता हूं, फिर मैं वापस कॉल साहब आपके पास आता हूं। दत्ता साहब, विवेक कॉल साहब बहुत ये स्मार्टली इस पर बचने की कोशिश। विवेक कल जब ये मोदी और व्लादिमीर पुतिन जी की जो कार डिप्लोमेसी हुई ना, और जब इकट्ठा दोनों एक ही कार में गए माननीय प्रधानमंत्री के निवास पे, वहीं पे करारा थप्पड़ पड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप को, और पश्चिम को भी बहुत बुरी तरह से जवाब मिल गया है। और मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना कि फ्लैटर एंड चीटर वाशिंगटन पे जरूर हुआ होगा और हार्डन्स यूरोप में जरूर हुआ है। आज आप तमाम जो सारे अखबार हैं अमेरिका के न्यूज़पेपर्स या फिर यूरोप तमाम जितने सारे न्यूज़पेपर अखबार हैं, सबको उठा के देखेंगे, सब पे खलबली मची हुई है। उनके हेडिंग से ही पता चलता है सारी चीजें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सोचा था कि भारत को उछल देंगे, भारत को डेड इकोनॉमी से फॉसिलाइज्ड इकोनॉमी बना देंगे। हाँ, तो अमेरिका में मचा हुआ बाकी है कुछ एक चीजों एक्सपर्ट्स की मैं डिबेट देख रहा था सर, चैनल का नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस चैनल है, यूएस का ही है। उसमें एक्सपर्ट्स, जो यूएस एक्सपर्ट्स थे, वो कह रहे थे कि अभी 15-20 दिन आप रुक जाइए, इंडिया देखिए कैसे गड़गड़ाता हुआ आता है टैरिफ को लेकर, और आके हाथ जोड़ेगा और बोलेगा कि भाई टैरिफ हटाओ, हम सफोकेट कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, वहां के लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, वहां के जो है पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ कोलैप्स कर जाएगा। अजीब अजीब तरीके के दावे, ऐसे ऐसे दावे जिसको पचा पाना भी बहुत मुश्किल है। और ट्रंप साहब भी कह चुके थे इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे जितने हैं ये गेरी लाल की हसीन सपने। ख्वाब देखना कोई आपत्तिजनक नहीं होता है, ख्वाब देखो, पर वो ख्वाब उनके लिए नाइटमेयर साबित रहे। भारत की इकोनॉमी अगर डेड होती और भारत अगर 15 दिन के अंदर गिरगिरा के वाशिंगटन के पास जाती कि टैरिफ डील कर दीजिएगा, तो डेड इकोनॉमी क्या 8.2% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्या वो डेड इकोनॉमी होती है? अमेरिका के पिछले की ग्रोथ रेट आप उठा के देखिएगा कितना है अमेरिका के, यूएस की ग्रोथ रेट मेरे ख्याल 2-2.5% से ज्यादा नहीं। पिछले 3 महीने के जो लास्ट क्वार्टर की जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, भारत का कितना है 8.2, जो टैरिफ लगाने के बाद ये पिछले 3 महीने का ग्रोथ रेट है। और सारे अंतरराष्ट्रीय
संस्थाएं कह रहा है 2025-26 में भारत की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से लेकर 8% के बीच में होगी। तो मैं तो समझ पाता हूँ कि ट्रम्प साहब का और ये तमाम जितने सारे अंधे धृतराष्ट्र जितने सारे आपके विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, वो लोग डेट इकोनॉमी का डेफिनेशन परिभाषा उनके नजर में कहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं मुख्य तौर पे इस शिखर वार्ता के चीजों पे ही आ जाता हूँ, जल्दी से अच्छे प्रतिबिंब पे छू विस्तार से आने की कोशिश करता हूँ। प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले आपके जो रेलॉस एग्रीमेंट को जो एक तरह से रेटिफाई किया गया है रूस के पार्लियामेंट के माध्यम से, वो ही किनारे पे इस शिखर वार्ता का ब्लूप्रिंट है और उन तमाम बिंदुओं को छुआ गया है। जैसे आर्टिक ओशन को खोलने की बात गई है, भारत को वहां पे सीधा सीधा एक भारत के जितने सारे शिपिंग लाइनर्स है वो एक सीधा वहां पे डॉक करने की फैसिलिटी, इम्प्रूव करने की फैसिलिटी, ये तो एक पहला चीज है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, सिविलियन न्यूक्लियर पे, फिर आपके हैवी वाटर सप्लाई को लेकर तमाम चीजों पे बहुत विशेष कहा गया है। फिर एजुकेशन, मेडिकल की जहां बात आती है, मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और तमाम जितने सारी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, उन सब पे जिस तरह का बीच में एक सकारात्मक एग्रीमेंट हुआ है ताकि और स्टूडेंट आ सके, जा सके, ये महत्वपूर्ण है। यूरिया को इंपॉर्टेंट ये सर, ये टाइज ऐसे समय में हो रहे हैं जब जियो पॉलिटिकल सिनारियो बिल्कुल रशिया और इंडिया के अगेंस्ट है। और ग्लोबल टाइम्स ने भी इसकी तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि जो वेस्ट का प्रेशर हुआ करता था उससे दुनिया के जो देश है वो बाहर आ रहे हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। मैं माथुर सर का जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा, फिर चक्रवाणी सर आपके पास आ रहा हूं। हाँ सर, ठीक है, कंक्लूड कर लीजिए सर। हाँ, कंक्लूड करने दीजिएगा मुझे। इसके साथ साथ आप अगर देखे होंगे, इसके साथ साथ रशिया ने कहा है कि रशिया के तमाम जितने सारे नेवल बेस है, ये रेलो सेगमेंट इसको प्रकाशित किया गया है और उनके एयर बेस है, वहां पे भारत के साथ साझा समझौता हो ताकि वहां पे जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट डॉकिंग वगैरह ये तमाम तक की सके। यानी कि राष्ट्रीय तमाम नेवल बेसेस और एएसएस को भागे इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए खोल दिया गया है और बिल्कुल उसी के रिप्रोकल है इंडियन ओशन पे तमाम जितने सारे भारत के नेवल बेसेस या फिर एयर बेसेस जो भारत, उस पे भी रशियन प्लेन्स और रशियन शिप डॉक कर सकते हैं और जॉइंट में एक आदान प्रदान हो सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि 60 मिलियन डॉलर की हम लोगों की टोटल ट्रेड है, इसको 2030 100 बिलियन यूएस और उसमें टेंशन वाली बात ये कि उसमें डेफिसिट जो है वो उसको कवर करना एक मेन एजेंडा है। बात की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के जो प्रगति हो रहा है आपकी इकोनॉमी को लेकर, उसका रफ्तार ताकि बरकरार रहे, इसके चलते फ्यूएल की जो आवश्यकता है उस पे किसी तरह की उपाय नहीं होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है कि क्या माथुर सर हम वेस्ट वर्सेस साउथ की एक नई रेस देखने वाले, नई होड़ देखने वाले, जिसमें ब्रिक्स एक तरफ और वेस्ट एक तरफ? एक दो बातें उसके पहले मैं बताना चाहूंगा। आज सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि हमने बीच में ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट टू इंडिया है वो सिर्फ डिफेंस डील्स के लिए है। आज जिस प्रकार के 19 समझौतों पर सिग्नेचर्स हुए हैं उससे आपको पता पड़ेगा कि कितना वास्ट कैनवस हमने कवर किया है और ये जो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक नया आयाम और एक बहुत बेहतरीन तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। जहां तक सवाल उस मुहावरे का जो आपने इस्तेमाल किया, ईंट का जवाब पत्थर से, मैं उसको थोड़ा सा अमेंड करना चाहता हूं। हमने टैरिफ का जवाब ग्रोथ से दिया है और टैरिफ का जवाब ग्रोथ से देकर के हमने ये अमेरिका को बता दिया है। टैरिफ का जवाब फ्रेंडशिप से भी दिया है, दोस्ती से भी दिया है सर। हाँ, वो मैं उसी पे आ रहा था कि वो हमने एक बार उनको ग्रोथ से बता दिया और अब जो उनका प्रयास था कि भारत को रूस से करें कि भारत रूस का काम के साथ संबंध न बढ़ाए, वो जो दबाव डालने का प्रयास किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो प्रयास कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें जिस प्रकार से दोनों ने
पुतिन ने भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए एक बहुत सॉलिड कंक्रीट मैसेज पूरी दुनिया में दिया है, और उसका जवाब ये जो ग्लोबल टाइम्स में जो 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 कवरेज आया उससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार का इंपैक्ट इसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में किया है। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स वो वाकई शिफ्ट हो चुका है इंडो पैसिफिक में, और ये जो अमेरिका और यूरोप की जो जुगलबंदी थी उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो शिफ्ट हुआ है जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिक्स का इंडो पैसिफिक रीजन में, उससे आपको ये जो प्रश्न आपने किया ग्लोबल साउथ और ग्लोबल वेस्ट में, आपको कहीं ना कहीं सबूत नजर आएगा, एक कंपटीशन नजर आएगा। कंपटीशन की बात नहीं है, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लोबल साउथ अपना डेवलपमेंट प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ करके सामने आएगा। और इसमें कोई संदेह ना रहे कि ग्लोबल साउथ का निर्विवाद लीडर जो है वो भारतवर्ष है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक, आपका क्या होता है कि जब आपके पास एक लीडरशिप इस प्रकार की है देश में जो कि बहुत टफ डिसीजंस लेने की का मादा रखती है, वो लीडरशिप अगर आपके पास है तो आप उसका इंपैक्ट होते हुए जरूर देखेंगे चारों तरफ। तो जो लोग भारत के अंदर से भी जो आवाजें आ रही थी कि हम ट्रंप से दब रहे हैं या ट्रंप से डर रहे हैं, या उनको भी एक करारा जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिया गया है। और उस करारा जवाब का ये जो असर आएगा वो एक लॉन्ग टर्म इंडो रशियन इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रूप में नजर आएगा। ये बहुत जरूरी है। ये सुबह भी हम बात कर रहे थे कि जो पार्टनरशिप है, एवरीथिंग इवेंचुअली कम्स डाउन टू इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए काम आएगी। एक बात मैं साथ साथ और बता देना चाहता हूं, देखिए अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है। एक मिनट और विवेक, अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आज उसका जो सुपर पावर राइवलरी है वो चाइना के साथ है, और अगर उसको चाइना को काउंटर करना है तो वो भारत के सपोर्ट के बिना, चाहे वो क्वाड के माध्यम से हो या ऑन ग्राउंड हो, उसके बिना अमेरिका चाइना को काउंटरवेल कर नहीं पाएगा। इसलिए ये मेरे हिसाब से आवश्यक है कि नहीं, लेकिन वो तो ये समझ में आ जाए टैरिफ और ट्रैवल बैन के हिसाब से दुनिया को चलाना चाह रहे हैं माथुर सर। दिक्कत यह है कि आज की तारीख में मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां पर बनाने की तैयारी हो रही है, आप चाह रहे हैं कि भाई आपको आपके हिसाब से दुनिया देखे और आप आगे आगे चले, और आप जो डंडा हाँके आपके पीछे पीछे बाकी देश चल पड़े, तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इसका साफ जवाब हमने दे दिया। और दुनिया की 40% आबादी ब्रिक्स में रहती है। दिया गया है, और वो आप कहते हैं ब्राजील को हम मानते नहीं है, आप कहते हैं साउथ अफ्रीका को हम नहीं मानते, आप कहते हैं हम इंडिया को नहीं मानते, आप कहते हैं हम चाइना को नहीं मानते। हाँ, चाइना को मानते हैं, चाइना के साथ G2 बनाने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं हम रशिया को नहीं मानते, रशिया की इकोनॉमी खत्म हो गई है, लेकिन असर अमेरिका में नजर आ रहा है। रशिया के यूरेनियम के बगैर आपका न्यूक्लियर पावर नहीं चलेगा। अमेरिका में नजर आ रहा है। आप देखिए किस प्रकार से उनका खुद का पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एक डेंट तो डाल रहे हैं ना। मैं चक्रपाणी सर से चाहूंगा वो जवाब दें। चक्रपाणी सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल वेस्ट? विवेक जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, बिल्कुल सही चीज आपने पकड़ी है, क्योंकि यही सबसे अहम मुद्दा है, ग्लोबल साउथ वर्सेस द वेस्ट। वेस्ट में भी फूट पड़ी हुई है, क्योंकि ये मत भूलिएगा नेटो और अमेरिका में फूट है, वहां भी डिफरेंट ओपिनियन है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में डिफरेंसेस ओपिनियन है, और वहां अगर फूट है तो एक यहां पे कंबाइंड एंटिटी पैदा हो रही है एक तरीके से ब्रिक्स के नाम पे, और आई एक वॉवल है ब्रिक्स में जिसके बगैर ब्रिक्स पूरा हो ही नहीं सकता, वो है भारत। अब हम आते हैं इसके मुद्दे क्या हैं। अगर आप इसको देखिए तो अगर दो बड़े यहां पे 5 आपको समीकरण दिखाई देते हैं, यूएस और उसके एलाइज, यूरोप उसके एलाइज, रशिया एलाइज, चाइना और एलाइज, और इंडिया और एलाइज। इनमें अगर 2 लोग एक साथ बैठ जाए तो वो, खास करके इंडिया और रशिया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सारा का सारा जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या वो मिनरल्स हो, चाहे वो तेल हो, चाहे नेचुरल जो भी है, वो सब यहीं पे बैठ जाता है। तो आपको साफ दिखाई देता है कि पूरा विश्व को आप, जो G2 अमेरिका को लग रहा था कि अमेरिका और चाइना बन रहा है, यहां पे G2 बन जाएगा इंडिया, रशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये आपको साफ दिखाई देता है। दूसरी बहुत अहम बात है कि इसमें जो है ना करार हुए हैं, जो है ना डिक्लेरेशन हुए हैं, जो साइन हुए हैं, वो अपनी जगह हैं। जिसके बारे में बात नहीं हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात नहीं हुई है? बात हुई है एनर्जी की, तेल की नहीं, एनर्जी। एनर्जी में आपका आता है स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। और भारत का सपना है या भारत का एम है कि हम 100 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे न्यूक्लियर से। और रशिया एसएमआर का माहिर सबसे बड़ा उत्पादक है। बिना रशियन यूरेनियम के आपने खुद ही कहा अमेरिका बिना चले। दूसरी अहम बात, आपने डिफेंस का एक भी डील के ऊपर बात नहीं हुई है, एक भी। लेकिन हुई है बात टेक्नोलॉजी की। हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए है टेक्नोलॉजी। हमें चाहिए है एयरक्राफ्ट इंजन की टेक्नोलॉजी। हमें चाहिए शिप के जेट जो कार ये है गैस टर्बाइन इंजन उसकी टेक्नोलॉजी। हमें चाहिए है एयरक्राफ्ट इंजन में जो कोटिंग्स लगती हैं, जो सिरेमिक ब्लेड्स लगते हैं, जो स्टेल्थ कोटिंग्स हैं, मेटलर्जी है, हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए। रॉकेट इंजन की बात तो हुई है, ये हमें टेक्नोलॉजी चाहिए है। टेक्नोलॉजी में देखिए पुतिन ने आने से पहले ही कह दिया था कि हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मोस को एक्सटेंशन हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, हर चीज में टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। तीसरा अहम मुद्दा है, उन्होंने कहा है लॉजिस्टिक्स ट्रेड। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कौन सा ट्रेड रूट। यहां पे दो अहम ट्रेड रूट हैं। एक जो आर्कटिक से होता है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, और आर्कटिक के थ्रू आप जाएं यूरोप। इससे आप 6000 किलोमीटर का रास्ता कम करते हैं। 6000 किलोमीटर का मतलब है कम से कम 1.5 से 2 दिन आपका ट्रैवल टाइम कम होता है, उतना ही कम आपका एक्सपेंसेस होगा ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा अहम है INSTC, वो रेल लिंक है, रेल लिंक बनता है चाबहार से ऊपर ईरान से होते हुए कजाकिस्तान, क्योंकि उस यहां पे अजरबैजान उंगली कर रहा था तो अजरबैजान को अपने निकाल दिया, कजाकिस्तान आ गया। कजाकिस्तान से मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से आपको मिल जाएगा इनटू यूरोप। ये एक और अहम जगह, अहम रास्ता आपको मिलता है। और इसीलिए देखिए चाबहार में हमको एक्सटेंशन तो मिल गया 6 महीने का, और भी होगा। चौथी बात जो सबसे अहम है वो है यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर कोई भी पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, अमेरिका भी शांत बैठा है। और जो मीटिंग होनी थी, जब इनको यहां पे मुलाकात करने के बाद अमेरिकन डेलीगेट्स पुतिन से, उनको जाना था नेटो में बात करने के लिए, लेकिन क्या वो गए? नहीं गए। वो पहुंच गए वापस अमेरिका। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेच अटके हुए हैं। और ये सारी चीजें आके हिंदुस्तान में बात होती है और पुतिन बड़ी है ना एक तरह से बात कहते जाते हैं, हमें विश्वास है कि भारत हमारे साथ यूक्रेन के युद्ध में भी रहेगा। और भारत कहता है हम कभी भी है ना ये नहीं थे कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, हम हमेशा शांति के पक्ष में हैं। तो मुझे नहीं लगता बिना भारत के ये यूक्रेन का युद्ध खत्म होने वाला है। वैसे भी जल्दी खत्म तो नहीं हो रहा है। ये बहुत अहम चीजें हैं, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि जियोपॉलिटिक्स को बदलेंगी। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन ने कभी नहीं कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं और हम ये रूस भी शांति चाहता है। यहां पर प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने कहा कि हम शांति के पक्षधर, हम चाहते हैं पीस हो। बिल्कुल यही कह रहा था। लेकिन पुतिन तो बिल्कुल साफ कहते हैं हम तो शांति के पक्ष में हैं, हम समझौता करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन नेटो ने ये सारी चीजें की हैं, यूक्रेन हमारे की ये कर रहा है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, हमें इस पे करना पड़ा। हमने मजबूरी में ये कहा किया है। और इतना सर आपने बहुत पॉइंट वाइज समझाया, लेकिन मैं अभी डोनाल्ड ट्रंप का वो देख रहा था, सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्रूथ सोशल वो चलाते हैं, वो ट्विटर पर नहीं है। उन्होंने अपना एक विवाद हुआ था ट्विटर के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपना मस्क से पहले वाला विवाद था, उसके बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया लॉन्च कर दिया था। उसमें उन्होंने अभी तक भाई साहब इतना सन्नाटा है संजीव सर, इतना सन्नाटा है वेस्ट में, इतना सन्नाटा है मतलब जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो हर एक छोटे से छोटे मुद्दे थाईलैंड और इंडोनेशिया के कॉन्फ्लिक्ट पर बोल देते हैं, थाईलैंड कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट पर बोल देते हैं,
छोटे छोटे संजीव, कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं, लेकिन संजीव जी, एक सेंटेंस मुझे बोलने दीजिए। जी सर। विवेक जी, आपके डायलॉग से, आपके ये अल्फाज से मुझे एक शोले का डायलॉग याद आया जो कहता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ये वही एग्जैक्टली सर, ये डायलॉग बिल्कुल अप्लाई होता है। मुझे लगता है संजीव सर इसको बेशक एक डिप्लोमेटिक नजरिए से समझा पाए। उसके बाद दत्ता सर और कौल साहब आपके, और उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूँ। संजीव सर। देखिए ये जो सन्नाटा है और ये जो बेचैनी है, इसको लाने का भारत का कोई लक्ष्य नहीं था, ये बात बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बिल्कुल। लेकिन वहीं ये जो भारत है इस बात को भी जानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हमारे जो संबंध है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वो संबंध डोनाल्ड ट्रंप निर्धारित नहीं करते हैं। वो संबंध भारत और अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भारत और अमेरिका की जो वास्ट जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखने वाली जो सोसाइटीज हैं, जो भारत और अमेरिका के जो पहले के जो नेता रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री रहे हों, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वहीं अमेरिका में बिल क्लिंटन से जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वो प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है, मजबूत है, क्योंकि उन संबंधों की नींव बड़ी मजबूत है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अनस्टेबल और अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल और सेल्फ सेंट्रिक जो बिहेवियर है, वो इन संबंधों में तनाव तो जरूर ला सकता है, लेकिन उन संबंधों की नींव जो है बड़ी मजबूत है। नहीं, ये संजीव सर, ये बात मैंने अपने हर डिबेट में कही कि मैं कभी भी अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप पे बात नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के ऊपर डिबेट करता हूं, जो नीतियां, जो पॉलिसी उनकी हाल फिलहाल में रही है। भारत इस बात को जानता है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहीं रशिया के साथ जो हमारे संबंध है वो उतने ही महत्वपूर्ण है। रशिया के साथ हमारे जो संबंधों का सबसे बड़ा जो आधार है वो ट्रस्ट का फैक्टर है। समय की कसौटी पर क्या ये डील हजम कर पाएगा यूएस? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत इंपल्सिव कैरेक्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे या कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर आएगा वहां से। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही भारी गलतियां कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया था, और हम सभी, और मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि यदि आप भारत और अमेरिका के संबंधों को थर्ड प्रिज्म से, किसी तीसरे प्रिज्म से, किसी तीसरे देश के नजरिए से अगर आप तोलने की कोशिश करेंगे तो हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। और वहीं भारत और रशिया के संबंधों को यदि आप अमेरिका के प्रिज्म से देखने की कोशिश करेंगे तब भी कंक्लूजन्स रॉन्ग होंगे। भारत और अमेरिका के संबंध का आयाम और उसके जो डायनामिक्स, उसके जो डायमेंशंस, उसके सारे जो उसका जो पूरा वास्ट पोटेंशियल है वो अपनी जगह है, और भारत और रशिया के संबंधों का जो पूरा आयाम है वो अपनी जगह है। और यही भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो आइडिया है कि हम अपनी अपनी जो विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति के जो निर्णय हैं उसमें हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर हमें किससे कैसे संबंध रखने हैं, किसका स्कोप क्या होना चाहिए, सब कुछ स्वयं निर्धारित करते हैं। हम उसके लिए आजाद हैं। भारत ने ये जो क्लैरिटी है वो पहले दे रखी है कि जो दोनों संबंधों के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग उसका महत्व है, और भारत किसी को जो है एक दूसरे के तराजू पे नहीं तोलना चाहेगा। और आज रशिया के साथ हमारे जो संबंध है यथावत बने हुए हैं, वहीं अमेरिका के साथ हमारे संबंध ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात। कौल साहब, तो ये एक बात मैं और कहना चाहता था, यदि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझें और वो अपनी भारत के प्रति जो नीति है उसमें अगर कोई रिव्यू करें, और मैं भी इंटरेस्टेड हूं कि देखते हैं कि आखिर वो सोशल पे क्या लिखते हैं, और मैं ये आशा करूंगा कि वो उनके अंदर एक विजडम आए, एक सद्बुद्धि आए। मैं तो लगातार ट्रैक कर रहा हूं सर, मैं तो लगातार ट्रैक कर रहा हूं। पिछले 2 मैसेजेस उन्होंने 1 घंटे पहले किए, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं। हालांकि अमेरिका में अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह हुई है और अभी पूरा दिन पड़ा हुआ, तो हो सकता है 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक कोई रिएक्शन आ जाए। यदि वो इस विजिट को थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली अगर वो टेक करेंगे तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। देखते हैं, मुझे लगता है कौल साहब इसको बेटर समझा पाए। मैं कह रहा हूं नहीं लेंगे कंस्ट्रक्टिव तरीके से। वो तो अभी उन्होंने जब एससीओ में जब तीनों नेता मिले थे तो उन्होंने एक दिल टूटे आशिक की तरह लिखा था कि मुझे लगता है कि मैंने एक मित्र को खो दिया है, और इस तरह की कुछ आशिकी वाली बातें की थी उन्होंने। यहाँ पे ये मैं कहना चाहता हूं कि तियानजिन में
जब जो उन्होंने तस्वीरें देखी तियानजिन से, हाँ। तो उस समय उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि वो गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर ये आया कि और कहीं शायद ऐसा तो इसलिए नहीं है कि अभी मैं अभी भारत को रिएक्शन, खोता इसलिए जा शायद रहा अभी हूं। रिएक्शन देने में बच रहे हैं। कौल साहब क्या कहेंगे इस पर? कौल साहब, मुझे लगता है वहां का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कौल साहब, देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बिकॉज आई लिसन टू एवरीबडी। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आई वुड लाइक टू शेयर एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, सो प्लीज बेयर विद मी। देखिए, ये जो पहली बात तो ये जो समिट, ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये क्रिटिकल हैं भारत की करंट सिचुएशन के लिए और रशिया की उससे ज्यादा जरूरत के लिए एज वेल। बिल्कुल, जो एग्जैक्टली। आपके एग्रीमेंट्स आपने बता दिए वो तो सही है, लेकिन पोटेंशियल, मैं जिस हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ वहां पे फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, एजुकेशन का ट्रिमेंडस पोटेंशियल भारत का है जो रशिया यूज कर सकता है। और हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम का ट्रिमेंडस रशिया क्या है जो यूएसएसआर के दौरान बहुत अच्छे से यूज होता था। अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम अब डिलीटेड है, तो बच्चे वहां पे भारत में जो पढ़ के आते हैं उसमें 15-20% ही पास हो पाते हैं, वो 80% आर लाइक स्टेइंग देयर। सो वो एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, उसको टैप किया जा सकता है। इसके अलावा मशीनरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केमिस्ट और आईटी सर्विसेज, जिसका रशिया को बहुत जरूरत है। तीसरी बात जो हम बात कर रहे थे, ऑफर्ड, जो रशिया चीप हमें एनर्जी दे सकता है जिसके अंदर ऑयल, कोल, लेकिन एक बड़ी बात है कि 40% भारतीय एग्री से एम्प्लॉयड हैं और एग्री के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, या आप समझिए उपज की कीमत बहुत कम हो सकती है अगर एक बहुत ही एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स हमें चीप दाम पे मिले, जिसके ऊपर रशिया ने ऑफर किया है। तो वो भारत के हर नागरिक को उससे हेल्प मिलेगी। डिफेंस सप्लाईज पे आप बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे पहले बताया गया था, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज क्वांटम और एआई के अंदर पावर जिसके पास ज्यादा है वही विनर है। मेरी बिल्कुल। एरिया है इसलिए बता रहा हूँ। एसएमआर के अंदर यूएस इज द लीडर राइट नाउ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी टेक्नोलॉजी में, और ये बात सही है, रॉ मटेरियल में रशिया के पास बहुत अच्छी एरिया में वो हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा ये देखना जरूरी है कि जो 65 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है उसका 85% एनर्जी है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भारत ने बहुत अच्छे कदम कुछ उठाए हैं। और डिफेंस में तो हम बात कर ही चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और S-500 और डिफेंस तो ऑलरेडी पीक पर है सर। कौल साहब, 35 डिफेंस ऑलरेडी 38% हम ले ही रहे हैं। करेक्ट, उसमें गुंजाइश बहुत बची नहीं है। ये बात में सुबह से माथुर सर मेरे इसी- साथ बैठे हुए, सुबह से हम लोगों ने हाँ, सुबह से आप- चर्चा की अब कि मेरे को डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा दो- कुछ है नहीं अभी। 2 मिनट दीजिए। डिफेंस के सेक्टर में रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। भारत सरकार, जी, मुझे लगता मैं है एक अपना बार बजट बताएगी, यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी, एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स चर्चा हुए हैं। मैं आपकी यूएस बात पॉइंट ऑफ व्यू समझ से पा आपका रहा हूं। जवाब चाह रहा हूं, उसके बाद दत्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। वही मैं आपको वहीं पे आ रहा था। जस्ट बेयर विद मी, आप मुझे अगर 1 मिनट दें तो मैं अपनी बात समराइज कर पाया। जी सर, तो हाँ। प्लीज जस्ट बेयर विद मी। लेकिन जो रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ शिपिंग है वो ग्लोबल इफेक्ट देगा। और तीसरी बात यह है, देखिए बार बार आप जिस बात को टच कर रहे हैं, इस टाइम यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो रशिया को चाइना के खेमे में डाल दे, क्योंकि हमारा बिगेस्ट एडवर्सरी इस टाइम रशिया, चाइना है। एंड वी डोंट, नोबडी वांट्स अ वीक रशिया, बिकॉज दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर ईस्टर्न यूरोप और बहुत अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा। और रशिया के, ये बात माननी जरूरी पड़ेगी आपको कि इस वॉर ने रशिया में मैन पावर कॉस्ट किया है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट किया है। मैटर ऑफ फैक्ट, कई उनके बेसिक कंपोनेंट जैसे तोप के गोले एंड एक्सेट्रा चाइना और नॉर्थ कोरिया से आए और सोल्जर्स भी आए। तो ये रशिया, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। और ये मत भूलिए कि पुतिन और ट्रंप के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, पुतिन और मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, और ट्रंप और मोदी जी के पर्सनल बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। ये जो ट्रम्प का वे ऑफ वर्किंग है, दैट इज बैक एंड फोर्थ ऑफ नेगोशिएशन। इसमें एक क्वेश्चन है कि आप शायद पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच शायद वो गर्माहट, दोस्ती में वो गर्माहट नहीं रही है, एक आइसिंग आई देख डिसएग्री रहे हैं एक्चुअली, हम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपने सवाल जो पूछा है उसका आंसर देने दीजिए। जल्दी पहली सर, बात जो आपके क्योंकि टाइम बहुत फास्ट है सर। कौल साहब, आप प्लीज इस पर आंसर करें प्लीज, थैंक यू। हाँ, लेकिन आप मुझे एक्चुअली इक्वल टाइम तो दीजिए, क्योंकि यू कट मी शॉर्ट, आई कांट फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। तो आप मेरी बात सुनिए कि भारत और अमेरिका के 25 साल के जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिफरेंट बास्केट्स में हैं, उसमें एक पर्सन डिफाइन नहीं करता। और ये बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि जो ट्रंप है वो भारत को एक बैड सिचुएशन में डालना चाहते हैं। ऑल्दो टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और रशिया यूक्रेन वॉर के भी रुकने के पूरे आसार हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं तो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका देखता हूं इस वॉर की निगोसिएशन में रोकने के लिए, और जिसको ट्रम्प भी बहुत वेलकम करेंगे। और यहाँ की गवर्नमेंट करेंटली इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू निगोशिएट अ गुड सीज फायर, अ गुड वे
फॉर अ फेस ऑफ फॉर बोथ द लीडर्स। जी, और ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आप ही के शो पे बार बार बोल रहा जी, हूँ कि द टाइम विल डिफाइन कि इस वॉर से किसको क्या हासिल हुआ। जी। यूक्रेन में $350 बिलियन का लॉस, जी। मतलब प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं, जो बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अब 400 दत्ता बिलियन सर। आ रही है, हाँ। और तकरीबन मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड लिम। तो ज़ेलेंस्की नहीं, तो वाज भारत ने ही तो ऑन द अपना राइट स्टैंड बिल्कुल ट्रैक। क्लियर कर दिया कि हम शांति के पक्ष में हैं, और इवन पुतिन एब्सोल्युटली। के सामने तो कहा एक, उन्होंने। हाँ, और विवेक जी एक चीज मत भूलिए कि भारत सरकार जी। की एक बहुत ही इफेक्टिव टीम बहुत कोशिश कर रही है कि यूएस एंड अमेरिकन टाइज गो अगेन वेरी गुड एंड हेल्दी। जी। तो वो लोग लगे हुए हैं, तो इसीलिए ठीक है। जो भी हम बात कर दत्ता रहे सर कुछ हैं कहना चाह रहे हैं। वो जी। उसको सोचते हुए हमें जी। बात करनी चाहिए कि इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स आर एक्सीलेंट और वो आगे ग्रो करेंगे। इसको आप ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते। नहीं, मैं तो हमेशा दोनों देशों की बात की है, मैं लीडर्स की बात कर रहा था, ट्रंप की पॉलिसी की बात कर रहा था। दत्ता सर। विवेक, यहाँ पे दो चीज सोचने की बहुत आवश्यकता है। पहली बात यह है कि भारत और रूस की जो संबंध है वो अमेरिका का मोहताज नहीं है। अमेरिका और भारत की जो संबंध है वो भी रूस मोहताज नहीं है। व्लादिमीर पुतिन इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। प्रॉब्लम इस बात पे आती है, प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते और ना ही वो समझना आते हैं, और इसलिए इतने प्रॉब्लम होती रहती है। शान जरूर है, पर ट्रूथ शेल पे मैं दावे के साथ लिख दे सकता हूँ कि कल तक उनका विवाद होना शुरू हो जाएगा, ये व्लादिमीर पुतिन जी की वार्ता को लेकर और उनकी विजिट को लेकर। क्या रोना धोना शुरू कर देंगे क्या दत्ता साहब? ट्रंप साहब बिल्कुल शुरू कर देंगे और प्रत्यक्ष और अध्यक्ष से धमकी देना चालू हो जाएगा उनकी फितरत में, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की। और इस फितरत आप प्रेसिडेंट ट्रंप को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर नजरअंदाज तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप का कैरेक्टर नहीं होगा। पर भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है प्रेसिडेंट से कैसे मुकाबला करना है, किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को हैंडल करना है। अगर अमेरिका इतना ही अगर सीरियस है भारत को लेके, तो क्वाड जो सम्मेलन होने वाला है आज ही वहां पे सिक्योरिटी एक क्वाड का शिखर वार्ता है नई दिल्ली में, और अमेरिका के भी लोग थे इसमें, ऑस्ट्रेलिया और आपके जापान और भारत के लोग थे। पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सरेआम कहा वो आने की इच्छुक नहीं है। इससे दर्शाता है कि वो किस तरह की मान्यता रखते हैं भारत प्रति। भारत को अपना वैकल्पिक ढांचा तैयार करना ही होगा। G20 समिट जो हुआ, जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप की नामौजूदगी के बावजूद और अमेरिका किया गया, बिल्कुल, उस बाद भी जिसके मैसेजेस भी है पूरे ग्लोबल लेवल पे, अमेरिका समझ में आ गया कि अमेरिका की जो वो साम्राज्य वाला नीति था ना 20वीं सदी का, और वो अंतरराष्ट्रीय पटल पे आने आपको एक सुपर समझता था, वो G20 की कर वार्ता पे ही धूमिल हो रहा है। और ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की जो विजिट हुई है दिल्ली पे, इसको और करारी थप मारा है इस चीज को लेकर, और अमेरिका धीरे धीरे करके आइसोलेट होगा। रूस और भारत के संबंध और दूर होने वाला है, चाहे वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हो, आपके क्रायोजेनिक। नहीं, मुझे लगता है ये डील ही ईंट का जवाब पत्थर से था। दत्ता साहब, मैं माथुर साहब का जल्दी एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं चक्रपाणी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से। माथुर सर। देखिए, ये बिल्कुल, पहले तो मैं धीरज कौल साहब को एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात करी है, डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ ये कार वजह नहीं है कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, जिस प्रकार से भारत को बार बार उन्होंने एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालने का प्रयास किया है कि मैंने भारत की जंग रुकवा दी और मैंने ये करवा दिया, तो उससे बहुत बड़ा पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी पुश किया सर। आसिम मुनीर की तारीफ की, और आसिम मुनीर उधर इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है। विवेक एक मिनट और, जब जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका का मेन राइवल जो है वो चाइना है, और टू काउंटर चाइना, और ये भी जानता है भारत का मेन राइवल अमेरिका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान है। इंडिया नीड्स अमेरिका, दैट इज फुल एंड फाइनल। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पॉलिसी साफ हमने कर दिया है, ऑल अलाइंड, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन आवर रिलेशनशिप विद रशिया, रिलेशनशिप विद नाटो, यूरोप। चक्रपाणी सर का रिएक्शन चाहेंगे सर इसी मुद्दे पर। चक्रपाणी सर। विवेक जी, ऐसा है
कि भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है ये एक कॉर्नरस्टोन है, एक तरीके से यह एक फाउंडेशन है ग्लोबल ऑर्डर को स्थिर रखने के लिए, स्टेबलाइज रखने के लिए। वरना अगर ये रिलेशनशिप निकल जाती है तो ग्लोबल ऑर्डर में काफी हलचल मच जाएगी। ये मत भूलिएगा, ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर अगर आप देखते हैं, एक तरफ आपके पास रशिया है, एक तरफ आपके पास चाइना है और एक है यूएस। और चाइना और जापान में लड़ाई है, चाइना ताइवान में लड़ाई है, यूएस चाइना में लड़ाई है, यूएस रशिया में लड़ाई है। इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ट्रंप ने हिंदुस्तान से लड़ाई बेकार में मोल ली है। अब इसके सामने और क्या विकल्प बचता है? इनको मालूम है, एक काफी आगे तक कदम उठा चुके हैं कि हिंदुस्तान को मारा जाए। और अनुज माथुर ने बिल्कुल सही कहा है, अपने रास्ते से ज्यादा बढ़ के पाकिस्तान को बढ़ाया है, पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, पाकिस्तान फील्ड मार्शल को उन्होंने कहा कि आप बन जाइए, प्रेसिडेंट बन जाइए। उसने इमरान खान को लटकाने की तैयारी कर ली सर। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के DGISPR ने इमरान खान को गद्दार घोषित कर दिया है और ये सब अमेरिका के इशारे पर होगा, देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही उसके लिए, ट्रंप के लिए है ना, ट्रंप चाल नहीं, वो किसी और की ट्रंप चाल होगी, ट्रंप आउट हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक तो है ना जो खतरा मोल रखा है वो है पाकिस्तान। एशिया में बड़ा थ्रेट दे दिया सर चक्रपाणी सर, एशिया में बड़ा थ्रेट दे दिया। आसिम मुनीर बेलगाम हो गया पाकिस्तान में। यूएन ने इस पर चिंता जाहिर कर दी है कि भाई आपने जो बेलगाम आतंकी पाकिस्तान में पैदा किया उसको कौन संभालेगा? अब वो तो हमारे सिर पर बैठा। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे? दत्ता साहब 10 सेकंड जल्दी से सर। यहाँ पे अमेरिका को समझने की आवश्यकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचने की जरूरत है कि क्या वो मुनीर के साथ संबंध रखना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के साथ रखना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद को तय करना होगा। दूसरा ये है कि अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि भारत विदेश नीति इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट रहेगा और इस पे अमेरिका की किसी भी तरह की दादागिरी मंजूर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव सर माफी चाहूंगा, समय सीमित था, फिर से मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। लेकिन एक बात और क्लियर है दोस्तों कि अमेरिका के शह पर पाकिस्तान में इतना बड़ा आतंकी पैदा हो गया है जिसके हाथ में वहां के तीनों सेनाओं की ताकत है, वहां का न्यूक्लियर कमांड है और अब वो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है। और दुनिया के कई देश ये कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के साथ रिश्ते बेहतर हैं। भारत के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर भी जल्द हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। सवाल है राजस्थान के डिप्टी सीएम का नाम क्या? ऑप्शंस हैं ए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बी दिया कुमारी। सही जवाब भेजिए 7240772407 पर। बजाते हैं आपको कल के विजेता का नाम। कल के विजेता का नाम है पंकज वर्मा, बदरपुर नई दिल्ली से। पंकज जी बहुत बहुत बधाई। जल्द आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से।